अच्छा जी, लिमिनोसिटी और रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी की बात हमें जिस चीज का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड कैंडल। हम किसी भी ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड कैंडल कह देंगे जिसकी ल्यूमिनोसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज करने के लिए लिख लेते हैं। ल्यूमिनोसिटी इज बेसिकली रेडियंट एनर्जी emitted by the star or any stellar unit time. Is sun a standard candle? Yes, sun is a standard candle because उसकी luminosity हमें पता है। और sun की luminosity के साथ फिर हम compare करते हैं दूसरे stars के। Let's say we have star X and we have star Y somewhere in the space। मैं कहता हूँ जी ये star X है, and then we have a star X की luminosity, if somebody tells X की luminosity is 0.5 times the luminosity of the sun है, तो आप इससे क्या रेफर कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि इस स्टार की जो luminosity है वो सन के मुकाबले में हाफ है। तो ये सन से हाफ कह लें कि एनर्जी इमिट कर सके। इसी तरह से वाई के केस में अगर हमें कहा जाता है कि जी 7 टाइम्स द luminosity ऑफ द सन, तो हमें हम कंपेयर कर सकते हैं और हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि ओके फाइन, इफ स्टार वाई इज हैविंग 7 टाइम्स द लुमिनोसिटी एज कंपेयर टू द लुमिनोसिटी ऑफ द सन। तो इस तरह से जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं बेटे, हम उसको स्टैंडर्ड कैंडल कहते हैं ऐसे लुमिनस ऑब्जेक्ट को जिसके साथ हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकें और कंपेयर करके उनकी लुमिनोसिटी को फाइंड आउट करें। इसमें हमारे सिलेबस में दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, एक सीपीएड वेरिएबल स्टार्स की बात है, एक सुपरनोवा की बात है। अच्छा, सुपरनोवा क्या है? कुछ स्टार्स जब अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं और उनमें फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो, पहला तो क्या होता है जो स्टेबल पीरियड होता है कि वो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाती है, फ्यूज होता है। फिर जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें जो हीलियम है वो फर्दर फ्यूज होके, और वो फिर एक ऐसा उसमें चल रहा होता है प्रोसेस कि वो फ्यूज होते 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 फाइनली वो आयरन क्रिएट हो रहा होता है। अच्छा, जब उसका लाइफ का जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट एंड हो जाता है, तो वहां पे जाके जो स्टार है वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ उसके ऊपर जो मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ द स्टार है वो सारा स्पेस में बिखर जाता है। और इट इट सीम्स लाइक एज अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो उसे हम कहते हैं नेबुला। तो ये जो नेबुला आप कह सकते हो कि इज लाइक द ग्रेव फॉर the one star, and it is at the same time cradle for the next one। इन्हीं नेबुला से फिर आगे फर्दर न्यू स्टार्स भी फॉर्म होते हैं। तो जब भी सुपरनोवा होता है, बिकॉज स्टार का एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल जब पूरा हो जाता है और एक स्पेसिफिक मैस वाले जो स्टार्स होते हैं उनके लिए हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, तो इसलिए उससे जो इस टाइम पे ल्यूमिनोसिटी उसकी होती है वो भी सेम होती है। अब इसमें जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है वो कई टाइप के हैं, तो हमें उसकी लुमिनोसिटी नोन है। अच्छा, स्पेस में अगर कहीं पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उससे जो लुमिनोसिटी है वो हम तक आते आते आते, क्योंकि वो पूरी स्पेस में भी स्प्रेड हो रही होती है, तो हम तक आते आते वो कम हो जाती है। तो वो कितनी कम रह जाती है इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन स्पेस में हमसे कितने लाइट ईयर्स अवे हुआ है। फ्यूचर वेरिएबल स्टार्स, अगर हम इसको समझने के लिए कहें कि जी हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है और उस ग्राफ में हमने टाइम रखा है डेज में और हमने ल्यूमिनोसिटी रख दी है किसी 10 रेज़ टू द पावर वाली यूनिट में, और हम कहते हैं कि जी हमने उसमें सन की ल्यूमिनोसिटी ड्रॉ की है। तो सन की ल्यूमिनोसिटी डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे, डे 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम कहेंगे कि जो सन की ल्यूमिनोसिटी है वो कुछ इट इज कांस्टेंट। हमारे पास जितनी भी सन से एनर्जी रिसीव हो रही होती है वो ऑलमोस्ट हमें हर सीजन में हर ईयर उतनी ही receive।
जो सीफियड वेरिएबल स्टार्स हैं इनके लिए लेकिन अगर हम बात करें तो उनके लिए कुछ इस तरह की लुमिनोसिटी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह की लुमिनोसिटी का ग्राफ हमें मिलता है। इसकी लुमिनोसिटी पीरियोडिकली कम या ज्यादा होती है। ये कोई परफेक्ट साइनोसॉइडल ग्राफ तो नहीं होता, लेकिन ये कर्व इसकी स्मूथ होती है और इसमें एक साइक्लिक वे में वी कैन सी इसकी लुमिनोसिटी कम और ज्यादा होती रहती है। अच्छा, जो सीफियड वेरिएबल स्टार्स हैं इनकी ल्यूमिनोसिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है। वो फाइंड आउट करने के लिए हेनरिएटा लेविट, इट वाज अ फीमेल इन द स्टार्ट ऑफ 1900s। ज्यादा इसको अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है इसके कंट्रीब्यूशन को बिकॉज women were not allowed to enter the observatories at that time। तो व्हाट शी डिड कि वो जितना डेटा उसने पहले कलेक्ट किया और फिर उसके बाद सिर्फ उन पेपर्स के ऊपर जो डेटा अवेलेबल था उसकी कैलकुलेशंस की मदद से इसने ये एक मेथड डेवलप किया ऑब्जर्व करने के बाद कि ये कुछ ऐसे स्टार्स हैं कि वो एक तो होता है जैसे स्टार ब्लिंक करते हैं, ये ब्लिंक नहीं कर रहे होते हैं। इनकी जो लुमिनोसिटी है वो जैसे ऑब्जर्व की जाती है तो कुछ दिन ये कम होते होते बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे स्टार इज गोइंग टू डिसअपीयर। लेकिन उसके बाद दोबारा से उनकी लुमिनोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है, फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो ग्राफ उसने प्लॉट किया था वो कुछ इस तरह का था, लॉग वैल्यूज का ग्राफ था। और उसमें डे वन एंड देन 10 डेज एंड देन 100 डेज जिस तरह से उसने लिखे। और उसके बाद 10 रेज टू द पावर 1, 10 का स्क्वायर आ गया, 10 रेज टू 3 आ गया, 10 रेज टू 4 आ गया, ऑन एंड सो। उसने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो कुछ इस तरह की उसको लाइन मिली थी जो 1 डे से लेकर के 100 डेज तक इसका स्पैन जाता है। किसी सीफियड स्टार का जो आप कह लो कि एक साइकिल है कि जिसमें उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी से मिनिमम और मिनिमम से फिर मैक्सिमम तक उसकी ल्यूमिनोसिटी हमें मिल रही होती है। तो किसी का वो 100 डेज का साइकिल है, किसी का 50 डेज का है, किसी का 7 डेज का है, किसी का 1 डे का है। तो वो 1 डे से लेके 100 डेज तक डिफरेंट सीफियड वेरिएबल स्टार्स की साइकिल्स। अब इसमें लेट से कि एक हमारे पास सीफियड स्टार कहीं पे डिटेक्ट हुआ है स्पेस में और उसका 10 डेज का साइकिल। तो हम देखते हैं कि अच्छा जी 10 डेज का साइकिल है। इस लाइन को जब हम ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसकी जो लुमिनोसिटी है वो 10 रेज टू द पावर क्या बनेगी। और ये हम उसको लुमिनोसिटी ऑफ द सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली जो डिफरेंट सीफियड स्टार्स के जो पॉइंट्स प्लॉट किए गए उसको स्टडी करने के लिए इस तरह के थे। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये आप कह दें कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट थी। तो इस तरह से सीफियड वेरिएबल स्टार्स को स्टेटस मिल गया स्टैंडर्ड कैंडल का, बिकॉज उनकी लुमिनोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। जब उनकी लुमिनोसिटी हमें पता है तो जिन ऑब्जेक्ट्स की लुमिनोसिटी हमें पता हो उन्हें हम स्टैंडर्ड कैंडल कह सकते हैं। सेम गोज फॉर सुपरनोवा जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात। ब्लैक बॉडी, any body, any object, ideally speaking, that absorbs all sort of electromagnetic radiation। तो आइडियल, हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं फिजिक्स में और हमें पता है कि आइडियल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद इसी तरह से आइडियल ब्लैक बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करते बट नॉन आइडियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कोई भी जो मैस है, लेट्स से वी स्टार्ट द टॉक विद एग्जांपल ऑफ अ मेटल। एक पीस ऑफ मेटल है, लेट्स से आयरन। आप इसको धूप में रख देते हैं, ये हीट अप हो जाएगा। कैसे? सन से आने वाली जो इंफ्रारेड रेज है वो इसने एब्जॉर्ब की। इंफ्रारेड क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की है तो ये एक ब्लैक बॉडी है। आइडियल तब हो कि इस ये हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता जाए, विजिबल लाइट को भी एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट करे ही ना। तो फिर तो हम इसे आइडियल कहेंगे। तो हम नॉन आइडियल इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को कि उनके डिफरेंट कलर्स हमें इसलिए नजर आ रहे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, विजिबल लाइट के कुछ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। इस तरह से इंफ्रारेड को भी वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इस तरह से अल्ट्रावायलेट को भी करते हैं।
तो क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें ब्लैक बॉडीज कहते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। ह्यूमन बॉडी, क्या उसे ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है? जी। ह्यूमन बॉडी का एक अपना टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर डिटेक्ट भी किया जाता है, और वो टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की जो बॉडीज हैं वो इमिट करती हैं। ये हम, हाँ, विजिबल लाइट हम इमिट नहीं करते, इसलिए जुगनू की तरह हम रात को चमकते नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड समहाउ, और इसी के ऊपर ये जो कोरोना के दिनों में जो थर्मोमीटर यूज किए जाते थे डिटेक्ट करने के लिए, वो इंफ्रारेड के ऊपर ही काम तो हम ब्लैक बॉडीज हैं, लेकिन आइडियल नहीं है। मेटल्स, जी बिल्कुल है। मून, जी मून भी है, एब्जॉर्ब करता है। अगर सन, जी बिल्कुल सन भी है। अच्छा, ये ब्लैक बॉडीज का इशू ही होता है। जैसे नेक्स्ट हम लिखी हुई है, ब्लैक बॉडी के ऊपर तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जितने ब्लैक बॉडीज होती हैं, आइडियल या नॉन आइडियल, जब इनका टेम्परेचर राइज करता है, तो टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ ये खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी दो टर्म्स आ जाएंगे आगे, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एक आपको ग्राफ के साथ फेमिलियरिटी पहले करा देता हूँ। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं दो चीजों का, कौन कौन सी चीजें हैं? वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, और वेवलेंथ लेट से अगर हम मीटर्स में भी लिख देते हैं, मीटर्स में कर देते हैं। ओके, आपके पास एक पीस ऑफ मेटल है, आपने उसे हीट अप किया, या बाय एनी मींस जैसे जैसे उसका टेम्परेचर आप राइज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास अगर हम एक कर्व ड्रॉ करना चाहें डिटेक्ट करके कि इसमें से हीट करने से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना शुरू हो गई हैं, डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसी। मैं इसमें रेड भी बना देता हूँ। तो जैसे जैसे आप उसे हीट अप करते जाएंगे ना, उसमें से डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगी, दैट कैन बी डिटेक्टेड। जब उसे डिटेक्ट किया जाता है अराउंड 3000 केल्विन, हमारे पास कुछ एक इस तरह की जो कर्व है वो बनती है, और हम देखते हैं कि इसमें से जो ज्यादातर जो जो ज्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी में, मतलब ज्यादा नंबर में जो वेवलेंथ हमें मिल रही है, वो तकरीबन इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है? और उसके बाद जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें से जो जो वेवलेंथ एमिट कर रही है, अब लेट्स से कि जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो फोटॉन्स की कुछ नेचर ऐसे चेंज हो जाती है कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक पैटर्न जो है वो विजिबल होगा 6000 पे जाके। हम इसको और ज्यादा इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो हमारे पास जो एक पैटर्न आता है वो कुछ इस तरह का। फाइन, ये तकरीबन आप कहते हैं कि 9000 हमने उसको टेम्परेचर कर दिया, तो यहाँ पे अब हमें उसका बाकायदा कलर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक हीटर, बेटे आपने घरों में भी ऑब्जर्व किए होंगे कि इलेक्ट्रिक हीटर को जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं, उसमें एक मेटल की एक स्प्रिंग की तरह से वायर होती है, और उसको थोड़ी देर अगर आप ऑब्जर्व करें, तो उसका कलर जो है बाकायदा से ऐसे ग्लो करने लग जाता है, ऑरेंज कलर का। वो हमें बाकायदा से नजर आने लग जाता है कि जैसे उसका कलर ऑरेंज हो गया, और उसमें से हीट ऐसे फील होती है कि जैसे उसमें से बहुत ज्यादा हीट भी निकल रही है। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज करता है, तो वो खुद से जो रेडिएशन इमिट करती है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो विल्मन वीन है, इसने ये एक लॉ डेवलप किया, जिसमें उसने ये कहा कि लेमडा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी।
पी क्या है? ये उसका कांस्टेंट था, वीन्स कांस्टेंट इसे कहते हैं। 2.898 इंटू 10 raised to the power -3। इसके साथ हम जो यूनिट लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं मीटर केल्विन। ओके, टी क्या है? ये टेम्परेचर है, केल्विन में होना चाहिए। लैम्डा मैक्स क्या है? हाँ, लैम्डा मैक्स क्या है? अच्छा, इसमें कंफ्यूजन कई दफा बच्चों को ये होती है कि उनको लगता है कि लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो इस एरिया में से सोचते हैं कि शायद वैल्यू होगी। नो, लैम्डा मैक्स से हमारा मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो एक लाइन की कर्व बनेगी, उसमें हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ हमें मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर ऑरेंज वाले में ये वाला पोर्शन बनता है, रेड वाले में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है उसमें तकरीबन ये वाला पोर्शन होगा कि यहाँ पे जो हमें वेवलेंथ मिल रही होगी उसकी इंटेंसिटी, मतलब उसका जो टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा जो आप कह दें कि इंटेंसिटी उसकी होगी यहाँ पे होगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये वाला जो ब्लू मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला जो पॉइंट है, इसके लिए जो वेवलेंथ आएगी ये ब्लू लाइन के लिए, उसे हम लेम्डा मैक्स कहेंगे। ठीक है, तो ब्लू के लिए हम उसकी यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें से जो हमें वेवलेंथ मिल रही है वो वाली वेवलेंथ के जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उस वाली वेवलेंथ को हम कहेंगे कि ये हमारी लैम्डा मैक्स है। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? हम इसको यूज इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्टेलर स्टार है और उस स्टार का लेट्स से सरफेस है, और हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा जी ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पॉइंट में से इसका जो रेडियस है वो कितना है। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, F=L/R²। फिर इसके साथ स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी F=कांस्टेंट नंबर टाइम्स T⁻⁴, और ये टेम्परेचर है उसकी सरफेस का। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास सरफेस है किसी स्टार की, तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर है अगर हमें वो पता चल जाए, तो वो टेम्परेचर हमें कैसे पता चलेगा? तो वो टेम्परेचर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, बी की जो वैल्यू है कांस्टेंट, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है। हमने टेम्परेचर पता करना है, तो लैम्डा मैक्स कैसे पता चलेगी? तो लैम्डा मैक्स ये उसमें से निकलने वाली जो रेडिएशन होगी, उस रेडिएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास अगर वो विजिबल लाइट में एक कलर है और हमें रेड कलर रिसीव हो रहा है, तो रेड कलर में हमें वेवलेंथ पता चल जाती है कि इसकी वेवलेंथ क्या है। अगर हमें वेवलेंथ पता चल जाती है, तो हम इस फॉर्मूला को, जो मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये मैं यहाँ भी कॉर्नर में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? रेड कलर में लिख देता हूँ। हम इसको लिख सकते हैं कि जी टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज इक्वल 2.898 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड क्या कर देंगे? लैम्डा। हम देखेंगे कि उस स्टार में से हमें कौन कौन सी वेवलेंथ रिसीव हो रही है, और उसमें से वो वाली वेवलेंथ कौन सी है कि जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब वो सबसे ज्यादा हमें रिसीव हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लू लाइन की बात करूं, तो ये वाला पोर्शन पर इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है इस केस में। हम वो इंटेंसिटी डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब उसके लिए हम डिफ्रैक्शन रेटिंग भी यूज कर सकते हैं, हम आगे चल के उसके ऊपर थोड़ी सारी फर्दर बात कर लेते हैं हबल्स लॉ पढ़ते हुए। लेकिन ये है कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंफ्रारेड रेज को भी, डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को भी, एक्स रेज को भी, विजिबल लाइट को भी। विजिबल लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको तो हम अपनी डायरेक्टली आईज के साथ भी
डिटेक्ट कर सकते हैं कि जी ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है या रेड कलर है। तो जिस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ हमें ऑलरेडी पता है, वो हमने उनको पहले से ही उस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। तो हम पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करके किसी भी स्टेलर का, स्टार का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें टेम्परेचर पता चल जाए तो हम उसे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को टाइम्स 4 कर दें। टाइम्स 4 करके उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज सिग्मा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी पता चल जाती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज को, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर्ड, एंड फर्दर luminosity is equal to 4 pi sigma r squared t raised to the power। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम luminosity पता कर सकते हैं। ओके, अब इसमें दो चीजें ऐसी आ जाती हैं, एक तो आ गई luminosity और एक आ गया उसका रेडियस, उस स्टार का रेडियस। luminosity पता है तो रेडियस निकल आएगा, रेडियस पता है तो luminosity पता की जा सकती है। फाइन, अब हम देखते हैं कि इनको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, वो लिख लें। दैट इज 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8। और इसके फॉर्मूला से हम देख सकते हैं रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, ल्यूमिनोसिटी की, ल्यूमिनोसिटी पावर है तो दैट इज वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर्ड टी रेज टू द पावर माइनस, ये हमारे पास यूनिट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम इनको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ द सन इज 6.96 इंटू 10 रेज टू पावर 8। शो दैट टेम्परेचर टी ऑफ द सरफेस ऑफ द सन इज फाइन। सरफेस की बात आ गई, सरफेस टेम्परेचर की बात आ गई, ठीक है जी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लैम्डा मैक्स ऑफ द सन इज इक्वल टू पी अपॉन, ठीक है जी। The radius of the sun is radius given है। Show that the temperature T of the fine। अब इसमें जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा था वो कौन सा था, that was luminosity is equal to 4 pi sigma r square T raised to the power 4। This is the hint, radius is already given। तो अगर रेडियस गिवन है तो मेरे इस फॉर्मूला में लैम्डा मैक्स जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है पहले जो मैंने लिखा है उसमें तो रेडियस की बात है नहीं, लेकिन दूसरे वाले में है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक ऑलरेडी पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। लुमिनोसिटी इज 3.83 इंटू 10 रेज पावर 26। लुमिनोसिटी आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है जी, 3.83 इंटू 10 रेज टू द पावर 26 इज इक्वल इंटू 3.142 नहीं लिख रहा, पाई लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर पे पाई यूज करना चाहिए, इनटू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अप्लाई करते हैं 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। ओके, उसके बाद उसने रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियस है जी आपके पास 6.96 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। उसके आगे हमारे पास आ जाएगा जी टी रेज टू द पावर 4। तो टी रेज टू द पावर 4 को हम टी रेज टू द पावर, अब आप देख लो कि आपकी पूरी इस इक्वेशन में ये वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। 4 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद आपको रेडियस ऑफ द सन ऑलरेडी गिवन था। और मैंने क्या चीज मिस कर दी है, मैंने इसका स्क्वायर नहीं लिखा, तो मुझे यहाँ पे इसका स्क्वायर करना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दें, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, टी रेज टू द पावर 4, टी रेज टू द पावर 4
एक साइड पे रहने दें, बाकी सारी दूसरी साइड पे वैल्यूज को कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करें। जो आंसर आता है वो आपके पास T4 का आएगा। तो उसके आप फोर्थ रूट ले लें, या आपके कैलकुलेटर में एक इस तरह का सिंबल बना हुआ है, और उसमें ये सिंबल आपने यूज कर लेना है। ठीक है जी। और उसमें आपका जो भी आंसर है उसका फोर्थ रूट आप ले लेंगे, तो फोर्थ रूट लेने से आपके पास टी की वैल्यू है। ठीक है जी। तो ये हम अप्लाई कर देते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस तरह के क्वेश्चन। फाइनली देन वी गोइंग टू एंड द लेसन। फाइनली हम क्या कर सकते हैं जी, अब यहाँ पे देखें वेवलेंथ आ गई, ये मैक्स आ गई। ठीक है? ये मैक्स आ गई, मैक्स का वर्ड आ गया, तो मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ। और मैक्सिमम एमिशन अकर्स, सन की बात हो रही है, इज इक्वल टू पी अपॉन टी। ओके। maximum rate of emission occurs from the sun is the wavelength। wavelength हमें उन्होंने दी थी सन की, और वो है 5.0 into 10 raised to the power minus 7 is equal to 2.898 into 10 raised to the power minus 3 over t। algebraic manipulation आप पे है, टी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और ये टी क्या है, ये होगा सन की सरफेस के ऊपर टेम्परेचर, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। फर्दर उसने क्या लिखा, फिर उसने ये कहा कि द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टार सीरियस इज 9940 के। अब हम बात कर लेते हैं लैम्डा मैक्स और सीरियस, दैट इज बी अपॉन टी। और बी जो है वो हर एक के लिए सेम, वो 2.898 इंटू 10 रेज़ टू -3 ही आपने यूज किया है जी। अब आप इसको जब कंपेयर करना चाहेंगे तो आपके पास दो चीजें हैं। बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, और आपको उन्होंने बताया हुआ है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सीरियस इज 9940 के। वो आपके पास टेम्परेचर बी है, उसको डिवाइड कर दें तो आपको लैम्डा मैक्स पता चले। अच्छा, अब उन्होंने कहा हुआ है कि यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच द मैक्सिमम रेट ऑफ emission occurs फ्रॉम द। यहाँ पे हमने क्या बताना है, वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हम लैम्डा मैक्स फ्रॉम द सन इनटू temperature on the surface of the sun is equal to, if it is B, so B is also equal to lambda max of Sirius, and then temperature on the surface of Sirius। हम इनको कंपेयर करके, बिकॉज दोनों बी के इक्वल हैं, तो इनको कंपेयर करके हम अपनी ये जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। और इसको आप थोड़ा सा ये अपने पास नोट भी कर लो। नोट क्या कर लो, वो ये लिख लो, लैम्डा मैक्स ऑफ सन divided by temperature of Sirius is equal to lambda max of Sirius divided by temperature of the surface of Sun। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव आपका फॉर्मूला बन जाता है, जिससे आप जो उन्होंने फाइंड आउट करने का कहा हुआ है वेवलेंथ, वो इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप टी में जो कुछ आपने फिगर आउट किया हुआ है उसको यूज करें, तो इसलिए आप इसको फर्दर डी में हमने क्या फाइंड आउट किया, डी में हमने फाइंड आउट किया द रेडियस ऑफ द सन गिवन था, शो द टेम्परेचर टी। आपने टेम्परेचर इसका फाइंड आउट किया था सरफेस ऑफ द सन, दैट इज 5770 के। 577, ये आपने टेम्परेचर सन का फाइंड आउट किया था।
तो सन का टेम्परेचर आपके पास है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये आपने अप्लाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा है कि वेव लेंथ वो आपके पास मौजूद है, कितनी है 5.0 इंटू 10⁻⁻⁷ सन से जो एमिट हो रही है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर उन्होंने कहा द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्टार सीरीज की, तो वो जो टेम्परेचर ऑफ सीरीज है वो आप यहाँ पे लगा, और पीछे क्या चीज रह जाएगी, जो चीज रह जाएगी वो ये है वेवलेंथ जो सीरियस एमिट करेगा। अब हमने इसमें क्या यूज नहीं किया, दैट इज वैल्यू ऑफ बी 2.898, वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से उसने बनाई हुई है कि वो हमें चाह रहा है कि हम बी के बगैर इसे सॉल्व करें, तो हम बी को एज अ कांस्टेंट ही कंसिडर कर लेते हैं और कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस को, जो रेड और ग्रीन मैंने लिखी हुई है, तो हम ये रिलेशन बना के इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उससे कुछ क्लैरिटी हुई होगी। ये वही ग्राफ आ जाता है जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, रेट ऑफ एमिशन। अब रेट ऑफ एमिशन एंड देन वेवलेंथ है। मैंने खैर यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिख दिया था, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया था, तो टेम्परेचर की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेट ऑफ एमिशन। ठीक है जी। और यहाँ पे स्टार, ये आपका स्टार ए है, ये आपका स्टार बी है। अब इन दोनों के लिए अगर आप देखो तो किसमें से ज्यादा हमारे पास किसका टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, तो ऑब्वियसली ए का ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेमडा मैक्स है वो ये वाली वैल्यू आई, लेमडा मैक्स ये। लेमडा मैक्स जैसे मैंने कहा, हमने यहाँ से नहीं देखना कि मैक्सिमम हम वेवलेंथ ढूंढेंगे, नो, हमने जो लेमडा मैक्स है वो देखना होता है कि कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो स्टार ए के लिए जो कर्व बन रही है उसमें एमिशन की, और अब एमिशन किस चीज का हो रहा है, तो एमिशन उसमें से हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? इसमें विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, ये सारी की सारी जो पूरी फैमिली है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो वो किस तरह से एमिट हो रही है, तो हम ये कह देते हैं कि इसमें से ये वाली ज्यादा एमिट हो रही है, जिसको मैंने लैम्डा मैक्स टिक किया था। स्टार बी के लिए वो यहाँ पे ये वाली होगी जो मैक्सिमम इंटेंसिटीज के लिए। हम इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद आगे जैसे क्वेश्चन है ये वर्कशीट आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लें। वैल्यूज ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी गिवन है, जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं अभी तक वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ हबल्स लॉ हमारा रह गया है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। थैंक यू।